हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। क्या हुआ, क्या करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जेल भेज दोगे, क्या करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकाउंटर कर दोगे, फर्जी मुकदमे लाद दोगे। जीवन एक बार मिला है, कल के इनकाउंटर में मरना है मर जाए, लेकिन आवाज़ दबाना हम लोग नहीं बंद करेंगे। कुछ मेरे पास ऐसे भाई हैं जो ये नहीं देख रहे हैं, वो समाज और छात्र हितों के लिए काम करते हैं। जैसे कि मेरी अगर 65 जिलों में इकाइयां हैं, मेरे जिला के पदाधिकारी हैं, अगर वो 100 रुपए दे देते हैं बहुत हो गए। बिल्कुल सही। तो नंबर्स हैं। कुछ ऐसे भाई हैं जो ये नहीं, मैंने उनसे अगर कहा होगा कि भाई इतने लोगों का खाना चाहिए, तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं कि भाई इतने लोगों को चाहिए, क्या चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे भाई हैं, भाई गाड़ी में तेल डलवाना है, ठीक है, टंकी वो फुल करवा देते हैं। कुछ ऐसे भाई हैं, मैं तो अपनी गाड़ी से मुझे लगता है 10-10, 15-15 दिन स्वयं नहीं चलता हूँ। कुछ ऐसे भाई हैं जो गाड़ी का भी प्रबंध, और जीवन में क्या चाहिए, कहीं पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए, वो भाई करा देते हैं। कहीं किसी कार्यक्रम के लिए बैनर चाहिए, वो भाई करा देते हैं। कहीं कुछ खाने के लिए चाहिए, वो भाई करा देते हैं। तो जीवन में जब कुछ ऐसे भाई हमको मिले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कुर्बान है इन लोगों पे। हौसला था लोगों का, इरादा था जिस प्रकार से, ये था कि प्रशासन झुकेगा कि ये लोग झुकेंगे। सावन का महीना और इको गार्डन का मैदान और ऊपर से महादेव का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा था बारिश के रूप में। वो कह रहे थे लड़ो इस प्रशासन से आप लोग, क्योंकि आप सही के साथ खड़े हो। मैं प्राइवेट स्कूल वाले करते क्या हैं, जब आप इनके यहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे, आप एडमिशन लेने के समय एडमिशन फीस के नाम पे और डेवलपमेंट शुल्क के नाम पे, इन सब के नाम पे तो वो लेते हैं। आपको एक स्लिप देंगे कि ये किताब यहाँ से जाके आप ले लीजिए, ये ड्रेस आप यहाँ से, और वो एक ही दुकान पे मिलेगा। मैं जितने पॉडकास्ट आपका देख रहे हैं, कोई ये बता दे कि दो दुकान पे मेरे यहाँ का स्कूल है, यहाँ की किताबें मिल जाएंगी। सब एक ही दुकान पे किताब मिलेगा, एक ही दुकान पे उनका ड्रेस मिलेगा। और जब आप लेने जाएंगे, उसको स्लिप देंगे, वो देखेगा, तुरंत ला के आपको पूरा सेट दे देगा। उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है पहले से कि ये वही किताब लेने आए हैं, उस सेट बना के। ये बड़ा घोटाला चल रहा है, ये बड़ा व्यापार का अड्डा बन चुका है। इसमें बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े व्यापारी। मैं यही सरकार से मांग कर रहा था कि सरकार एक कानून ले आए जिसमें प्रदेश में तय हो जाए, एक मानक तय हो जाए कि इससे ऊपर आप फीस नहीं ले सकते हैं, यही किताबें आप चला सकते हैं, यही इतने ही ड्रेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने महंगाई में हम कैसे पढ़ाएं बेटियों को? थोड़ा कल्पना करके देखिए ना। एक सांसद हैं गोरखपुर के, माननीय रवि किशन जी, और संसद के सत्र में पर मिनट 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट में 3 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं औसतन। और वहां पे वो चर्चा कर रहे हैं कि देश में कहीं छोटा समोसा मिल रहा है, कहीं बड़ा समोसा मिल रहा है, तो सबका साइज एक होना चाहिए। वो एक देश एक समोसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं रवि किशन जी? देश में दिल्ली में जो शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे लाठियां भांजी जा रही हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, यहाँ पे कुछ छात्र बारिश में भीग रहे हैं। ये सब इश्यूज आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप समोसे पे चर्चा कर रहे हैं। छात्र कांवड़ यात्रा, मैंने योगी जी को अपना भगवान माना। बिल्कुल। सावन में अगर हम कहीं जल चढ़ाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो जैसे पृथ्वीनाथ है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी है, मैंने भगवान माना। लेकिन जब 3 दिन में मैं पहुंचता हूँ, मुख्यमंत्री आवास पहुंचता हूं, तो मार पीट के हम लोगों को पुलिस वालों के थ्रू हर जगह कांवड़ यात्रियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी और उनके पैर दबाए जा रहे थे, हमारे गले दबाने का काम किए जा रहे थे। मार पीट के बस में भर के हम लोग को इको गार्डन भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पॉडकास्ट में। आज हम आपको एक नए चेहरे से मिलाते हैं जो कि छात्र पंचायत के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवम पांडे जी। लखनऊ से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी छात्रों के लिए। तो स्वागत है भैया हमारी इस खास पॉडकास्ट में। बहुत ढेर सारा थैंक यू आपका। भैया जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज पॉडकास्ट में बैठ के? बढ़िया।
मज़ा आ रही है? शानदार। जानना चाहेंगे कि शुरुआती जीवन में ये गोंडा से लखनऊ तक का सफ़र कैसा था आपका? शुरुआती जीवन में क्या, मैं गोंडा का ही रहने वाला हूँ, गोंडा से ही पढ़ा हूँ और प्राथमिक शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन तक गोंडा के LBS कॉलेज से पढ़ाई की है। फिर मुझे लॉ करना था, तो हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी कोई ऐसा नहीं था, तो फिर हम पहुँचते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, वहाँ से लॉ की पढ़ाई करते हैं। तो ये सफ़र जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय तक पहुंचना, ये क्या उस टाइम पॉसिबल था या खुद से कुछ एफर्ट्स लगाए आपने? देखिए, हमारा जनपद जो है, हम शुरू से ही अगर बात करें, जब मैं क्लास मुझे लगता है 11th में था, 11th नहीं 10th में था, सेंट जेवियर्स से मेरी पढ़ाई चल रही थी। ओके। तो वहाँ उस समय एक योजना आई थी कि जो 10th अच्छे नंबर से पार कर रहे थे उनको लैपटॉप वगैरह दिया जा रहा था सरकार। तो मेरे नंबर्स अच्छे थे, मैं अच्छे नंबर थे, मुझे मिलना चाहिए था लैपटॉप, मुझे मिला नहीं। तो उसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ डिस्ट्रिक्ट में किया कि ऐसा ऐसा विषय है। फिर वहीं पे हमारे एक फातिमा स्कूल पढ़ता है, वहाँ की एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। तो कुछ दिन पूर्व मैंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, तो वहाँ के काफ़ी छात्र हमसे कहने लगे इसको लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो धीरे धीरे जब एक दो बार हम लोग किसी काम को कर चुके थे, तो कॉन्टिन्यूअस और बाकी छात्र हम लोगों से जुड़ते गए। तो कह सकते क्लास 10 से ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी। जानना चाहेंगे कि गोंडा जो है वो अक्सर माना जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम से। जी जी। क्योंकि वहाँ से वो हमेशा सांसद थे, विधायक भी उन्हीं के पार्टी के लोग रहते थे। तो ये गोंडा में जो ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बाहुबली वाली छवि है, जी जी, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ के वो अच्छे नेता हैं और गोंडा ही नहीं पूरे देश में अलग उनका एक स्थान है। और उनकी वजह से काफ़ी लोगों को गोंडा भी नहीं पूरे मंडल में रोजगार मिला हुआ है। और जिस स्थान से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया, उनसे बहुत कुछ मुझे लगता है युवाओं को सीखना भी चाहिए। ओके। आज उनके लड़के जो हैं वो सांसद हैं, तो आप उनमें और उनके लड़के में क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या वो छवि, वो पहचान है जो पिताजी में थी? देखिए, हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके। मुझे लगता है कि माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह एक ही आध पैदा होते हैं, मुझे जो लगता है। उनकी मैं अगर टाइमिंग देखूं, 3-4 बजे उठ जाना, और टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। अगर आपको 3 बजे बोले हैं कि वहाँ उनका कार्यक्रम है, तो 3 पे ही वो एकदम रहेंगे। हाँ, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी, वो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले इंसान हैं और कॉन्टिन्यूअस क्षेत्र में अपने बने रहते हैं। उनका वो भौकाल वाली छवि कैसे देखते हैं आप? जनता से जुड़े हुए हैं। भोकाल अब अलग अलग क्षेत्रों में लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह बारिश में भी लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। लोगों की उम्मीद होती है कि मेरा काम इनके यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत ही पॉपुलर नेता है। ओके। जानना चाहेंगे भैया, जब आपने राजनीति को एक मिशन के तहत जब आपने प्रोटेक्ट किया और ये छात्र संघ में आना, ये कैसे चूज किया आपने? देखिए, मैंने अभी बताया ही कि मैं सेंट जेवियर्स से पढ़ाई किया, उसके बाद इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद मैं पहुंचता हूं हमारे यहाँ का एक LBS कॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, वहाँ पे मैं एडमिशन लेता हूँ। तो पहले जैसे मैं पढ़ा सेंट जेवियर्स से, जब वहाँ पहुँचता हूँ तो बहुत सुविधाएं नहीं होती हैं। किसी बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आया होता है, वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं होती, तो उन सब चीज़ों को लेकर कॉन्टिन्यूअस हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और 3 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, लड़ाई में ही बीत जाते हैं। मेरी लड़ाई प्रशासन के जो पॉलिसीज थी उससे थी, और लगातार गोंडा में हम लोग अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करते थे। जैसे गोंडा में हमारे एक विश्वविद्यालय आया था, विश्वविद्यालय को दूसरे जनपद में ट्रांसफ़र किया गया। तो हमारी लगातार मांग यही थी कि गोंडा मुख्यालय है, गोंडा में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो गोंडा में यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोगों ने करीब 64 दिन का प्रोटेस्ट किया। ओके। दुर्भाग्यवश वो एक और जनपद में बन रही, तो हमारा किसी जनपद से विरोध नहीं था। मैं कह रहा था मेरे जनपद में भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। यूनिवर्सिटी बनने से तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, और खासकर लड़कियां क्या होता क्या है कि वो बाहर जाके उच्च शिक्षा नहीं ले पाती हैं, वो अपना जनपद नहीं छोड़कर, लड़के तो चले जाते हैं, लखनऊ चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन लड़कियां उस रेशियो में बाहर जाके नहीं निकल पाती हैं। बिल्कुल। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार हम लोग कार्यक्रम करते हैं। शिवम पांडे जी भगत सिंह से क्या सीखते हैं? भगत सिंह से मुझे लगता है उनके जीवन के हर एक सेकंड से हमें सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आज के वर्तमान समय में
जहाँ पे युवा रील स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, पबजी खेलने में लगे हुए हैं, मुझे लगता है थोड़ा समय निकाल के उनको भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जिस उम्र में हम आज के समय में सच में रील स्क्रॉल कर रहे हैं और इसी समय में मुझे लगता है 23-24 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था, और हम कहाँ हैं। तो बहुत कुछ मुझे लगता है सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जब थोड़ा कभी कभी हताश होता हूँ, निराश होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कहाँ हूँ मैं, कहाँ थे वो लोग। क्या बात है भैया। जानना चाहेंगे कि भगत सिंह से कोई ऐसी प्रेरणा जो आपने अपनी लाइफ में उतारी हो? मैं पूरा कह रहा हूँ ना, हर एक सेकेंड उनके जीवन से हम सीखे। मतलब उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका, जो लड़ने का तरीका था, हम लोग बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे मुझे लगा कि जो युवा पीढ़ी, जैसे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, आज के समय में किसी युवा को फांसी के फंदे की चूमने का आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात। वो अपने देश के कल्चर के बारे में, देश का क्या इतिहास रहा है, और थोड़ा बहुत डेडिकेशन अपने देश के लिए भी दे। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए फांसी के फंदे को चूम लीजिए, लेकिन अपने क्षेत्र के इशूज को आप आइडेंटिफाई करिए कि मेरे क्षेत्र के इशूज क्या है, मेरे क्षेत्र के प्रॉब्लम्स क्या है, उसको लेकर आप आवाज उठाइए, तो आप अपने आप में भगत सिंह हैं। मुझे लगता है 100%। क्या बात है। मुझे यही लगता है। जानना चाहेंगे कि जब आपने ये छात्र संघ में पार्टिसिपेट किया, तब क्या परिवार का कोई भी सदस्य या आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में थे या विरुद्ध में थे? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि आज के समय में मेरा भी परिवार विरोध में था, इसमें नो डाउट। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि राजनीति को सब बहुत गंदे तरीके से देखते हैं। खास लोगों के कंट्रोल में होती है राजनीति। गांव वगैरह में कहते हैं का हो नेता बन गए हो है, नेतागिरी चालू कर दियो हो, क्योंकि खास लोग ही वो अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आप IAS IPS बन के अलग अलग क्षेत्र में जाके भी समाज में योगदान दे सकते हैं 100%। लेकिन अभी मुझे लगता है कानून तो सदन में ही बनता है। सब कुछ सदन में ही तय होता है कि कितने % हम टैक्स देंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या हमारे नियम कानून रहेंगे। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को आना चाहिए राजनीति में। जब राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे, तो समाज में मुझे लगता है एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीति को एक गंदे तरीके से देखा जाता, तो स्टार्टिंग में परिवार से काफ़ी वो था, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत गंदा कीचड़ है, इसमें घर का सिंगल चाइल्ड हो, तो सबको अपने बच्चे से प्यार होता है। मैं भी 1-1 महीने हो जाता है घर नहीं जा पाता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा चाचा चाची सबको, ये जॉइंट फैमिली है हमारी। बिल्कुल। तो वो भी परेशान रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू मेरा 15 दिन का प्रोटेस्ट चला, मैं भी 5-6 दिन कंटिन्यू भीगा, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरे साथी एडमिट भी कराए। तो आप एक पार्ट ये भी देख सकते हैं कि उस फैमिली पे क्या बीती होगी जिसका बच्चा यहाँ पे भीग रहा हो, कंटिन्यू हॉस्पिटलाइज हो। तो दोनों अलग। लेकिन अब समाज में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो आपने जैसे कहा, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, बिल्कुल, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्या बात, मुझे तो यही लगता है। 100% बहुत बड़ी बात आपने बताई। ये राष्ट्रीय छात्र पंचायत की शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, राष्ट्रीय छात्र पंचायत की चुनाव शुरुआत जो है, मैं पूर्व में ABVP में काम किया हूँ। ओके। मैं ABVP में प्रदेश आमंत्रित तक रहा हूँ, पूर्णकालिक रहा हूँ, लॉन्ग टाइम तक जुड़ा था उससे। फिर हुआ क्या कि हमारे गोंडा में एक यूनिवर्सिटी आई थी। तो जब वो यूनिवर्सिटी गैर जनपद में जाने लगी, तो हम लोग कह रहे थे हमारे जनपद में बननी चाहिए, ज़मीन वगैरह सारे अलॉट हो गए थे। तो हमने सभी संगठनों से कांटेक्ट किया कि आपके बैनर के तले हम लोग कार्यक्रम करते हैं। सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो हमने कहा छात्रों का विषय है, तो छात्रों से मिला, तो छात्र पंचायत, बिल्कुल, हमने 64-65 दिन आंदोलन किया। तो हुआ क्या कि गोंडा जनपद के बाहर से भी छात्र हम लोगों से जुड़े हुए थे। एक लखीमपुर में एक छात्र था, उसके वो एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो दौड़ने से उसकी डेथ हो गई। वहाँ के भी छात्रों ने हमसे कांटेक्ट किया कि भैया आइए, हम लोगों की इशूज़ को उठाइए। तो अलग अलग जनपद से लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे। तो अलग अलग जनपद से जब कांटेक्ट कर रहे थे, तो हम लोग उनके लिए मदद करने के लिए भी जा रहे थे। तो जब हमारी कोर कमेटी बैठी, तो ये हुआ कि इसको छात्र संगठन में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो जब हम लोग गए रजिस्ट्रेशन करे, तो छात्र पंचायत नहीं मिला, उसको संशोधन कर राष्ट्रीय छात्र पंचायत के नाम से हम लोग और जनपदों में जो भी छात्र, मुझे लगता है कहीं पीड़ित था, पूरे देश में
किसी भी छात्र के साथ कोई मिसबिहेव होता है या प्रताड़ना की जाती है तो वहाँ राष्ट्रीय छात्र पंचायत प्रयास करता है कि हर संभव उसके लिए लड़ाई लड़ सके। इसी को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज ये कितनी बड़ी संस्था बन चुकी है? आज ये हमारे उत्तर प्रदेश के अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 64 या 66 जनपदों में इसकी जिले की इकाइयाँ हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर बात करें तो राजस्थान में, पंजाब में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, बिहार में, मुंबई में, इन आदि, और नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं पहुंचना आसान नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे संगठन पहुंच चुका है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस संगठन बनाने का मकसद क्या था और आज ये संगठन किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर रही है? देखिए, संगठन बनाने का उद्देश्य साफ है, छात्रों का हित, सबके लिए बात करने के लिए तैयार है। सबका संगठन है, चाहे सफाई कर्मचारी है उनका संगठन है, प्रधान लोग हैं उनका संगठन है, शिक्षक है उनका संगठन है, IAS IPS है उनका संगठन है। लेकिन किसी छात्र के साथ मिसबिहेव होता है तो उनके लिए कौन लड़ाई लड़ता है? बिल्कुल। बाकी के जितने छात्र संगठन है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग है। जब उनकी सरकार आ जाती है तो उनको लगता है कि छात्रों के इश्यूज खत्म हो गए। लेकिन मुझे लगता है सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें चेंज होने से छात्रों के इश्यूज नहीं खत्म होते हैं। तो हमारा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बना है। जैसे किसी भी बच्चे को किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, बिल्कुल, और बाई चांस काउंसलिंग में उसके नाम आने के बावजूद भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन नहीं देती हैं। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपस के बाहर अपना एक कैंप लगाते हैं। मे आई हेल्प यू करके कैंप होता है। हम उनके लिए मदद के लिए हमारा ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे नंबर रहता है। और जब किसी छात्र को किसी कैंपस वगैरह में एडमिशन वगैरह लेने में दिक्कत होती है तो वो मे आई हेल्प यू कैंप पे या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है। हम डायरेक्ट हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका बहुत इजीली तरीके से एडमिशन हो जाए। क्योंकि नया छात्र लाइक डेट कोई BHU में आया है या लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया है तो अगर पहली बार एडमिशन ले रहा है तो वो गांव से आता है, चाहे वो रायबरेली से हो, चाहे गोंडा से हो, चाहे उन्नाव से, तो पहली बार लखनऊ आया तो उसको पता नहीं होता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे मुझे करना है। और आता है तो एक तो या तो उसको रहने में भी दिक्कत होती है। बिल्कुल। आया है, अगर एक दिन में एडमिशन नहीं हुआ है तो वो कहाँ रुकेगा? या तो स्टेशन पे सोता है या तो किसी रिलेटिव का रूम होता है वहां सोता है। तो इन सब छात्रों के लिए हम ये भी प्रयास करते हैं कि रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था भी कराते हैं हम लोग। क्या बात है। हम लोग व्यवस्था कराते हैं। ये नहीं है कि कैंपस तक ही, हम ये ट्राई करते हैं कैंपस के साथ साथ हमारा परिवार से भी संबंध होना चाहिए। बिल्कुल। राष्ट्रीय छात्र पंचायत को जब आपने शुरू किया जी, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी आपकी लाइफ में? देखिए, जब हम लोगों ने संगठन स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग हम लोगों को मिले, कहे कि संगठन बनाना आसान है, चलाना आसान नहीं है, दैट इज नॉट इजी टास्क। बहुत सारे संगठन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप नया क्यों बना रहे हैं? तो ये सब बातें निकल के आई। स्टार्टिंग में बहुत चुनौती आई कि बैनर कैसे बनवाया जाएगा। कहीं भी कार्यक्रम करने में एक्सपेंसेस का एक बहुत रोल है मुझे लगता है आज के समय में। और अगर आप यूथ हैं तो यूथ को कोई जो पहले से संगठन है या लीडर है वो स्पेस नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। वो ये नहीं ट्राई करते हैं कि कोई और यूथ आगे निकल के आए। तो बहुत सारी चुनौतियां आई और चुनौतियों का सामना हो। कुछ भाई अपने पास ऐसे थे जो हर परिस्थिति से जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ी लड़े, और आज हम लोग सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि तमाम फ़ोन हम लोगों के पास आते, तमाम छात्राओं के लड़कों के फ़ोन आते हैं कि मेरे साथ ये इशूज़ है, ये इशूज़ है। और ये हम ट्राई करते हैं कि रात को अगर 11-12 बजे भी किसी का फ़ोन आया है, जेन्युइन फ़ोन है, तो ट्राई करते हैं कि उसकी समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक बार हम लोग यही लखनऊ में ही थे। हमारे कीर्तिवर्धन जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। फ़ोन आता है कि एक लड़के को आया था पेपर देने के लिए, यूपी पुलिस का जब पेपर लीक हुआ था। ठीक है। तो उसका सेंटर वगैरह बना था, तो वो कई छात्र थे, वो रात को मेरे पास फ़ोन किया कि भैया पेपर लीक है। अब उसने बता दिया पेपर लीक है, तो क्योंकि फ़ोन बहुत सारे आते हैं तो तुरंत तो हम लोग क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, पहले चेक करना पड़ता फैक्ट कि वास्तविक रूप से लीक है कि नहीं लीक। बिल्कुल सही बात। जब हम लोगों ने उनसे उसको बुला के बात की तो जेन्युइन रूप से पेपर लीक निकला। जब पेपर लीक निकला तो इसको लेकर हम लोगों ने हर जिले पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। बाराबंकी में कुछ हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर FIR भी पुलिस ने लिख दिया। ओके। फिर हमने बड़ा प्रोटेस्ट जब इको गार्डन
में बुलाया, तमाम शिक्षक उसमें आए, तमाम लोगों ने साथ दिया, तब वो एफआईआर भी बैक हुआ। ये नहीं, एफआईआर भी वापस हुआ, लेकिन किसी छात्र वगैरह के ऊपर जब एफआईआर लग जाता है, तो जब किसी के ऊपर जेन्युइन समस्या आती है तो हमारे तरफ कांटेक्ट करता है, तो हम ये भी ट्राई करते हैं कि फैक्ट चेक करते हैं ये समस्या जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, ये सही है कि नहीं है। तो यूपी पुलिस में पेपर लीक हुआ था, आप जानते होंगे, बड़ा प्रोटेस्ट होता है, तमाम छात्र एकत्रित होते हैं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से वार्ता होती है और वो पेपर रिकंडक्ट कराया जाता है। तो ये हम लोगों के लिए उसमें बड़ी जीत होती है, क्योंकि वर्तमान सरकार बहुत कम विषयों पर डिपेंडिंग मोड में आती है। बिल्कुल। उसको वो स्टार्टिंग में मुझसे कह रहे थे बहुत मुकदमा लिख दूंगा तुम्हारे ऊपर, कहाँ पेपर लीक हुआ है, तुमको कैसे पता। 252 पन्नों का प्रूफ जब उनके पास हम लेकर गए हैं, जो हमारा डेलीगेशन गया 7 लोगों का, जब उनके पास हम दिखाए हैं, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ लीक हुआ है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत ही अलग ही क्यों बनाया? आप किसी के पार्ट हो सकते थे, किसी और संस्था, किसी और संगठन के पार्ट हो सकते थे, अलग बनाने की जरूरत क्या थी? मैं ऑलरेडी पार्ट था ना, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने आपसे क्या बताया कि बहुत जो बाकी के छात्र संगठन है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग है। जब उनकी सरकार आ जाती है तो उनको लगता है इश्यूज खत्म हो गए। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमें कल कोई कार्यक्रम करना है तो कोई हमें रोक नहीं सकता है कि आपको ये नहीं करना है। हम लोग इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो मैं आपसे आपके इस पॉडकास्ट में बता रहा हूं, पूरे देश में अगर किसी छात्र के साथ अन्याय होगा, दुर्व्यवहार होगा, मिसबिहेव किया जाएगा, तो राष्ट्रीय छात्र पंचायत या शिवम पांडे उसके साथ खड़ा मिलेगा। एनी टाइम कहीं भी किसी छात्र के साथ मिसबिहेव होता, मैं खड़ा मिलूंगा, मैं ये कह सकता हूं। और किसी संस्था में काम कर रहा होता तो मेरे पास ऊपर एक प्रेशर होता, मुझे किसी से पूछना पड़ता कि ये यहां करना है क्या, मैं ये सही है नहीं है, क्योंकि हर जगह किसी ना किसी की सरकार है। बिल्कुल सही बात। आइडियोलॉजिकल सब जगह की बातें हैं। 100%। तो मुझे लगता है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, और उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार, कुछ मिसबिहेव होता है तो उसके साथ बिना सोचे समझे उसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। क्योंकि एनसीआरबी का डाटा आया है, एनसीआरबी का डाटा रिजल्ट उठा के देखें तो मोर देन 50,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। बिल्कुल। अगर 50,000 बच्चों ने सुसाइड किया है और हमारे जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेटर है, अगर हमारी शिक्षा की पॉलिसी इतनी बेटर है तो इतने बच्चों ने सुसाइड क्यों किया? बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे? और मैं आपके न्यूज में भी बता रहा हूं, कोई भी छात्र सुसाइड ना करे, ये लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप ट्राई करिए, अपने दोस्त से बात करिए, परिवार से बात करिए, और या आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या आपसे कोई आपसे बात करने के लिए, तो आपका भाई यहाँ बैठा है, मेरे नंबर पे फोन करिए 9454365333। एनी टाइम इस नंबर पे आप फोन करिए, बातचीत करिए। लास्ट सॉल्यूशन, कोई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड ना, लड़ेंगे ना। मुझे लगता है कि जब जीवन में, मैं आपसे कह रहा हूं, जब जीवन में इस देश में किसी भी छात्र को जब जीवन में 2 ऑप्शन आ जाए, मरना या लड़ना, तो हमें लड़ना चुनना चाहिए, मरना नहीं चुनना चाहिए। लड़ेंगे, कोई सी भी परिस्थिति हो, लड़िए आप और अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है रिस्पॉन्स। जानना चाहेंगे स्कूल मर्जर जो आंदोलन था उसकी पूरी कहानी क्या थी? देखिए, स्कूल मर्जर प्रमुखता से जो हमारी यात्रा निकली उसमें प्रमुखता से मुद्दा था। मुझे लगता है कि कोई एक भी बच्चा कहीं है और उसको अगर पढ़ाई लिखाई में देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में पढ़ते किसके बच्चे हैं? पढ़ते उन्हीं के बच्चे हैं ना जो गरीब हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। और आधा, मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं कि चलो यार मिड डे का खाना खाने को मिल जाएगा, इसी बहाने चले जाते हैं, वो इसीलिए चले जाते हैं। मैं कहता हूं ना, कौन से विधायक, कौन से सांसद, कौन से डीएम, कौन से एसपी का लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? किसी का नहीं पढ़ता है ना। तो वो सब अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं और प्राइमरी स्कूल में गरीब घर के लड़के पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें आम लोग प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहे थे? अरे भाई, जो डेली मजदूरी करता है वो आके धरना देगा तो उसके यहाँ शाम को सब्जी कैसे आएगी? बिल्कुल सही बात। उनको शिक्षा का मतलब नहीं पता है। अगर मैं कह रहा हूं वो खाना खाए, और स्कूल भी इसीलिए उनके पास में रखा गया। और आप इस बिहार पे स्कूल को मर्ज कर रहे थे कि वहां पे संख्या कम है। मैं कह रहा हूं ना, ये फैसला इतना गलत है। इस फैसले को अगर धरातल पे एग्जीक्यूट किया जाता
कर ही रही थी वर्तमान सरकार। अगर ये हो जाता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कुछ समय के बाद चोर निकल के आते, डकैत निकल के आते, अपराधी निकल के आते, अलग अलग तरह, क्योंकि जो पढ़ते नहीं बच्चे 16-17 साल के होते तो उनके पास शिक्षा नहीं होती, तो कुछ ना कुछ यही तो करते, इन्हीं सब माध्यमों से कुछ ना कुछ कार्यक्रम अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते। बिल्कुल। तो और मैं सरकार से यह भी कहना चाह रहा हूं, अगर आप स्कूल मर्ज की बात कर रहे हैं, स्कूल मर्ज की बात कर रहे हैं संख्या के आधार पे कि संख्या वहां पे कम थी, भैया पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। बिल्कुल सही बात। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके यहाँ अगर कोई पढ़ने नहीं आ रहा है तो आपके एजुकेशन पॉलिसी में समस्या है, एजुकेशन पॉलिसी में ही समस्या है। और मैं कह रहा हूं जो विधायक सांसद क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, उनका क्षेत्र भी आप मर्ज कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए ना आपस में। वो तो आप नहीं करोगे, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे कहीं पे शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मर्ज करना, ये मुझे लगता है कि इतिहास में लिखा जाएगा कि स्कूल भी मर्ज किए जा रहे थे। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि आज का बच्चा क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी चाहती है कि जो 1 से 12 तक की क्लासेस होती हैं वो प्राइवेट स्कूल में करे बच्चा, और प्राइवेट स्कूल के बाद जब 12th के बाद बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे या डायरेक्ट बेस पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम बचपन से ही गवर्नमेंट में पढ़ें या प्राइवेट में ही पढ़ें? देखिए, एक कंट्री है फिनलैंड, वहाँ पे 97% बच्चे सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल। और फ्री में पढ़ रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं उसके बदले। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी देश के लिए जो होता है नींव का काम करती है, और हमारे देश में इस समय इन्हीं दोनों चीजों पे पूरा का पूरा व्यापार टिका हुआ है। ये दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और आप बात कर रहे हैं जैसे एक BSNL आपने सुना होगा। बिल्कुल। BSNL के ही पूरे चैन सिस्टम पे आज प्राइवेट ये जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसी पे काम कर रही हैं, BSNL को खत्म कर दी हैं। उसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल वाले धीरे धीरे सरकारी स्कूल्स को खत्म करने में लगे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्राइवेट स्कूल्स वाले करते क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। प्राइवेट स्कूल से आपको लेना है जूता, प्राइवेट स्कूल से आपको लेनी है टाई, प्राइवेट स्कूल से ही आपको लेना है बुक्स, प्राइवेट मतलब जितने टूल्स किट हैं पढ़ाई के सब आपको प्राइवेट स्कूल से लेने हैं, बदले में फीस देनी है, लेकिन एजुकेशन नहीं मिलेगी आपको। आपको अपने बच्चे को कोचिंग भी करवानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं जब हम लाखों रुपए फीस दे रहे हैं तो बच्चे को कोचिंग करवाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात। अगर इतना पैसा दें, बहुत सारे स्कूल हैं जो 3-3, 4-4 लाख रुपए नर्सरी की फीसें से मैं बता रहा हूं, क्या आप भाई पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात जो वहां पे शिक्षक होते हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, शिक्षकों का क्या होता है कि जब आप किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, जैसे लाइक डेट आप CBSE में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से NOC लेना पड़ता है। तो आप जब गवर्नमेंट से NOC लेते हैं तो उसमें साफ साफ ये होता है कि जो बहुत कम लोगों को पता होगा, उसमें साफ साफ ये होता है कि जो प्राइवेट स्कूल आप संचालन करेंगे तो जितने ये स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, जितनी उनकी सैलरी होती है उतनी सैलरी आपको प्राइवेट स्कूल वालों को देनी पड़ेगी, 1 पैसा कम नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन ये कहीं नहीं हो रहा है। ये प्राइवेट स्कूल वाले करते क्या है, 6-6, 7-7, 8-8 हजार पे हायर कर लेते हैं। बेरोजगारी बहुत है और उनसे पहले ही चेकबुक पे साइन करा लेंगे, उनका ATM रख लेंगे। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? मतलब अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, उसका ATM रखवा लेते हैं, उसका चेकबुक आप रखवा लेते हैं। जब अगर ये बात हो रही, कौन सा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके इस पर, कोई टीचर बताए, कोई जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, कोई बताए कि मुझे सरकारी स्कूल्स के बराबर की सैलरी मिल रही है, कहीं नहीं मिल रहा है। ये बड़ा घोटाला चल रहा है, ये बड़ा व्यापार का अड्डा बन चुका है। इसमें बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े व्यापारी इसमें हावी हैं। इसीलिए हम सरकार से बात कर रहे हैं कि अगर आप एक देश एक चुनाव की बात कर सकते हैं, एक देश एक समोसे की बात कर सकते हैं, तो एक देश एक शिक्षा नीति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस
मैं कह रहा हूं, अगर जो एजुकेशन सिस्टम इस देश के प्रधानमंत्री के लड़के को मिले, जो एजुकेशन सिस्टम इस देश के सांसद के लड़के को मिले, जो एजुकेशन सिस्टम इस देश के विधायक के लड़के को मिले, जो एजुकेशन सिस्टम इस देश के IAS IPS को मिले, वही एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कि एक रिक्शा चालक, एक मजदूर घर के लड़के को भी मिलना चाहिए। तभी दोनों लोग बराबर से चलेंगे ना। एक को अलग एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, एक को आप अलग एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं। आज के 1.25 साल पहले, मुझे लगता है 130 साल पहले या 125 साल पहले, बाबा साहब का नाम सबने सुना होगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। उनके साथ जाति के आधार पे भेदभाव हुआ था। लोग इस समय लगातार बाबा साहब के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। जितने भी बिल्डिंगों में आप जाएंगे, सब जगह बाबा साहब की फोटो लगा के लोग उनको बेच रहे हैं। उनको कोई पढ़ नहीं रहा है, उनको कोई जान नहीं रहा है। तो अगर 135 साल पहले उनके पास शिक्षा में भेदभाव हुआ था, जाति के आधार पे हुआ था, आज भी तो वो भेदभाव है। अगर बाबा साहब भी इस 2025 में पैदा हुए होते तो उनको भी इतनी उच्च शिक्षा लेने में काफी कठिनाई, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो उनके उस समय में उनके साथ जाति के आधार पे भेदभाव होता। आज के समय में अमीरी और गरीबी के आधार पे भेदभाव है। आज के समय में आपके बच्चे के अंदर टैलेंट कितना, इसके आधार पे एडमिशन नहीं हो रहा है। आपकी सैलरी स्लिप कितनी है, आप पैसा कितना कमा रहे हैं, उसके आधार पे अगर कोई 5-6 हज़ार रुपए फीस दे रहा है, अगर आप बात करिए कि अगर किसी के 3 बच्चा होगा, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। सरकार लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी ना कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। जो वर्तमान या पूर्व की गवर्नमेंटें नहीं कर पाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, वो ये सरकार, ये प्राइवेट स्कूलों ने कर दिया। 1 ही 2 बच्चा सब पैदा कर रहे हैं। 1 ही 2 बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाएंगे कैसे हम। आप कल्पना करके सोचिए, लोग बता रहे हैं कि एक बच्चे को भैया अच्छा पढ़ा ले जाएं वर्तमान समय में, और मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें सब कोई प्रताड़ित हैं। मुझे लगता है प्रत्येक घर हिंदुस्तान का इससे प्रताड़ित है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई इशूज पे बात ना की जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो इशूज ने है। ये वास्तविकता में प्रत्येक देश का परिवार पीड़ित है, और ये बहुत ही दुखद बात है इस देश के लिए। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे तथ्य जो आप बताएं एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन के लिए, जिससे चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि सब जगह NCERT लागू कराइए। बिल्कुल। NCERT, एक देश में एक किताब क्यों नहीं चल सकती है? जब हाई स्कूल की परीक्षा हम लोग सेम देंगे, हर जगह न चलाइए। जहां 3 लाख रुपए, मगर कोई सपोज डेट कोई 3 लाख रुपए फीस दे रहा है और कोई 1,000 रुपए फीस दे रहा है, दोनों पहुंचेंगे हाई स्कूल में तो साथ में ना, 10th की परीक्षा साथ में देंगे, तो नर्सरी से सबकी किताबें एक कर दीजिए ना। अलग अलग किताबें पढ़ाने क्या हो सकता है? हर स्कूल में 3-4 तरीके के ड्रेस क्यों चलाए जा रहे हैं? मंडे को ये पहन के आना है, ट्यूसडे को ये पहन के आना है, वेडनेसडे को ये पहन के आना है, थर्सडे को ये पहन के आना है, फ्राइडे को ये पहन के आना है, सैटरडे को ये पहन के आना है। अरे भैया, कपड़े पहनने से, अलग अलग कलर के कपड़े पहनने से क्या हमें दूसरी शिक्षा मिल जाएगी? ड्रेस को समान रूप से रखिए ना। हर वर्ष ड्रेस मत बदलिए ना। हर वर्ष आप ड्रेस बदल देते हैं, हर वर्ष आप किताब बदल देते हैं। किताब नहीं बदलते हैं, उसका आगे का जो होता है पन्ना वो बदल देते हैं। और ये मैं प्राइवेट स्कूल वाले करते क्या हैं, जब आप इनके यहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे, आप एडमिशन लेने के समय एडमिशन फीस के नाम पे और डेवलपमेंट शुल्क के नाम पे, इन सब के नाम पे तो वो लेते हैं। आपको एक स्लिप देंगे कि ये किताब यहाँ से जाके आप ले लीजिए, ये ड्रेस आप यहाँ से, और वो एक ही दुकान पे मिलेगा। मैं जितने पॉडकास्ट आपका देख रहे हैं, कोई ये बता दे कि दो दुकान पे मेरे यहाँ का स्कूल है, यहाँ की किताबें मिल जाएंगी। सब एक ही दुकान पे किताब मिलेगा, एक ही दुकान पे उनका ड्रेस मिलेगा, और जब आप लेने जाएंगे उसको स्लिप देंगे, वो देखेगा, तुरंत लाके आपको पूरा सेट दे देगा। उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है पहले से कि ये वही किताब लेने आए हैं, उस सेट बना के रखा रहता है। मैं कह रहा हूं ना, शिक्षा को लोग कहते हैं कि सेवा का भाव होता है। अगर ये सेवा का भाव है तो लोग फिर यहां से मेवा कैसे खा रहे हैं? बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कैसे लेकर आ रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लेकर आ रहे हैं? स्कूल रन कर रहे हैं, और ये ऑडिट भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं हम घाटे में हैं। ये घाटे में है तो हर साल काफिला कैसे बढ़ रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया कि हमें NCERT लागू कर देनी चाहिए नर्सरी से लेकर 12th तक के लिए। बिल्कुल, हर जगह ड्रेस सेम कर देना चाहिए, हर जगह, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लेकिन जैसे हम जानना चाहेंगे कि एक मटेरियल को हम किसी भी प्रकार से किसी भी बॉटल में भर सकते हैं,
मानते हैं पानी आता है बिस्लरी का, पानी रहता है वो बिस्लरी की बॉटल अलग रहती है, किनले की बॉटल आती है वो अलग रहती है, बहुत सारी वैरायटीज आती हैं जिनमें अलग अलग बॉटल्स में और भरा रहता है पानी फिल रहता है। तो हम अगर एक एनसीईआरटी को पढ़ाने वाला टीचर, उसके अंदर जो टैलेंट है, जो नॉलेज है वो अलग लेवल से है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में वो जो पढ़ा रहा है उसको एनसीईआरटी का नॉलेज अलग लेवल से है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों बच्चे फिर आगे जाके डिफरेंट हो जाएंगे। कभी हो ही नहीं सकते ना। मैं कह रहा हूँ जैसे आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जो वहाँ पढ़ाने जाते हैं वो भी बहुत एडुकेटेड होते हैं। 100%। मैक्सिमम लोग जो IAS PCS की तैयारी कर रहे होते हैं उनका नहीं निकलता है तो कहते हैं लाओ यही देख ले। टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि इस देश में प्राइवेट स्कूल की जरूरत क्या है, मुझे नहीं लगता। हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, हम टैक्स पेयर हैं, बदले में आपसे क्या मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए किताबें मांग रहे हैं, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम मांग रहे हैं, क्या हो सकता है प्राइवेट का? और ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हम ये साफ साफ आप किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उसमें साफ साफ अंकित है कि उससे एक पैसा भी आप घर को नहीं ले जा सकते हैं। मैं 1 मिनट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा करते क्या है लोग। जब आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें साफ साफ होता है कि आपके फैमिली मेंबर वगैरह को ट्रस्ट वगैरह के थ्रू आप नहीं रख सकते। ये लोग करते हैं कि अपने ही दोस्त को या अपने ही किसी परिवार के बगल के लोग को ही कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है। अब लाइक डेट आपकी जो फीसेस आई या जो कुछ भी आया तो आपने दिखाया कि मुझे 100 बेंचेस लेनी है, तो 100 बेंचेस अगर आपको लेनी है तो आपको टेंडर करना पड़ेगा। आपने ऑन पेपर ही केवल टेंडर कर लिया और अपनी ही कंपनी को टेंडर दे दिया। अब वो बेंचेस का मार्केट रेट आपने खरीदा है मान लीजिए 1,000 रुपए में, तो वो कंपनी आपको बेचेगी 5,000 रुपए में। प्रॉफिट तो कंपनी को गया ना, 1,000 की चीज 5,000 को, इसको घाटा किसका हुआ? स्कूल का। प्रॉफिट किसका हुआ? कंपनी का। कंपनी किसकी? आपकी। स्कूल किसका? आपका। तो एक साइड से आप जीवन भर अपने आप को घाटे में दिखा रहे हैं और एक तरफ कंपनी के नाम पे अच्छा खासा पैसा उठाते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टैक्स के, अब मैं आपसे बता रहा हूं, टैक्स चोरी का एक अच्छा माध्यम बन गया है स्कूल से। होता क्या है कि जो 1,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उनको 2% डाटा, थोड़ा मेरा इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, 2% उनको वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में खर्च करना होता है। तो वो स्कूल लोग, जितने बड़े स्कूल्स हैं वो ट्राई करते हैं कि मुझे 2% मिलेगा कैसे। कहने के लिए 2% है लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। जो 1,000 करोड़ की कंपनी है उसका 2% कितना हो गया, आप कल्पना करके देखिए। तो वो लोग मारा मारी करते हैं कि इस कंपनी का मुझे चाहिए। वो कहते हैं कि आप मुझे 10% दे देगा, 90% हम बाई कैश आपको रिटर्न कर देंगे। आप सोच के देखिए, शिक्षा का पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है। ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। हम यही मांग कह रहे हैं ना, सस्ती शिक्षा सबका अधिकार। हम पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। माननीय कई बड़े नेताओं ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतनी महंगाई में हम कैसे पढ़ाएं बेटियों को? थोड़ा कल्पना करके देखिए ना। एक सांसद हैं गोरखपुर के, माननीय रवि किशन जी, और संसद के सत्र में पर मिनट 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट में 3 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं औसतन। और वहां पे वो चर्चा कर रहे हैं कि देश में कहीं छोटा समोसा मिल रहा है, कहीं बड़ा समोसा मिल रहा है, तो सबका साइज एक होना चाहिए। वो एक देश एक समोसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं रवि किशन जी? देश में दिल्ली में जो शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ पे कुछ छात्र बारिश में भीग रहे हैं। ये सब इश्यूज आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप समोसे पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए जिनको वास्तविक रूप से नॉलेज ही नहीं है। मतलब समोसे पर चर्चा हो रही है। हम टैक्स दे रहे हैं ना, हमारे टैक्स के पैसे पे सदन चल रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो बहुत ही दुखद है। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि जो सड़क पे सांसद की पहल आपने शुरू किया था जी, वो पहल कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू किया गया था? देखिए, सड़क पे सांसद की जो हमारी पहल थी, ये एक कार्यक्रम का पार्ट था। हमने गोंडा से पद यात्रा निकाली, छात्र कांवड़ यात्रा। मैंने योगी जी को अपना भगवान माना। बिल्कुल। सावन में अगर हम कहीं जल चढ़ाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो जैसे पृथ्वीनाथ है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी है, मैंने भगवान माना। ठीक है। और यही फीस जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ली जा रही है, मैं योगी जी से एक ही मांग को लेकर आया कि आपसे मिलूंगा और आप डेली सबसे मिल ही रहे। पैदल चल के आए, 3 दिन में मैं पहुंचता हूं। एक ही मांग, सस्ती शिक्षा सबका अधिकार। मैं यही सरकार से मांग कर रहा था कि सरकार एक कानून ले आए जिसमें
प्रदेश में तय हो जाए, एक मानक तय हो जाए कि इससे ऊपर आप फीस नहीं ले सकते हैं, यही किताबें आप चला सकते हैं, यही इतने ही ड्रेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब 3 दिन में मैं पहुंचता हूँ, मुख्यमंत्री आवास पहुंचता हूँ, तो मार पीट के हम लोगों को पुलिस वालों के थ्रू हर जगह कांवड़ यात्रियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी और उनके पैर दबाए जा रहे थे, हमारे गले दबाने का काम किए जा रहे थे। मार पीट के बस में भर के हम लोग को इको गार्डन भेज दिया जाता है। 10 दिन लगातार हम वहाँ बैठे रहते हैं। उसके अगले दिन में मुख्यमंत्री को हो सकता है, मुझे लगता है कि जल ना पसंद आए, मैं अपने खून से उंगली काट के अपने खून से मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखता हूँ, महाराज जी को, कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मेरी जो डिमांड है एटलीस्ट आप सुन लीजिए। लेकिन 10 दिन तक कोई डेलीगेशन नहीं आता है। फिर हम कहते हैं चलिए हम सड़क पे संसद लगाएंगे। सड़क पे हम लोग संसद लगाने का कार्यक्रम करते हैं। 11 बजे जो हमारा कार्यक्रम प्लेस होता है इको गार्डन, उस गेट को बंद कर दिया जाता है। हमारे बाहर के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया जाता है और अंदर के कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं दिया जाता है। ये कौन से लोकतांत्रिक देश में हम लोग हैं कि अगर कोई कार्यक्रम करना जा रहा है तो पुलिस के द्वारा गेट बंद कर दिया जाए। फिर भी पूरे 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, फिर भी हमारे लोग आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा कोई डेलीगेशन हम लोग को मिलने नहीं आ रहा है तो हम लोग 11 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर जब ये ऐलान होता है हम लोग पास करते हैं, फिर एक देते हैं कि हम लोग 11 करेंगे। फिर एसीपी साहब भागे भागे आते हैं, फिर वो हमारा एक डेलीगेशन मिलवाने के लिए स्टार्ट होते हैं। अगले दिन हम लोगों को मुख्यमंत्री आवास लेकर जाया जाता है, पुलिस की गाड़ी से सब कुछ चेक कराया जाता है, रुपए पैसे तक ले लिए जाते हैं। फोन उनकी तो बात जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हूँ, चलिए सुरक्षा में प्रोटोकॉल रहा होगा, मैं मानता हूँ, सब कुछ लिए जाते हैं। फिर मुख्यमंत्री के ओएसडी से हम लोगों को मिलाया जाता है। और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उन्होंने 15 दिनों के अंदर हमारी डिमांड को उस पर विचार करने को और मानने का आश्वासन दिया है और 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का भी आश्वासन दिया है। ओएसडी से, ओएसडी एक थ्रो है, हम मिलेंगे तो प्रदेश के मुखिया से, वही सदन में लाने का काम करेंगे। तो 15 दिन के लिए हम लोगों ने थोड़ा पोस्टपोन किया है कि अगर ओएसडी ने कहा है तो हम 20 दिन पकड़ के चल रहे हैं। अगर इतने दिनों में हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हमें और कोई काम ही नहीं है, हम तो शुद्ध रूप से बेरोजगार हैं। फिर आएंगे, फिर कार्यक्रम करेंगे। भैया जानना चाहेंगे कि ईसीयू गार्डन में जब आप धरने पे बैठे थे तब प्रशासनिक दबाव कैसा था? देखिए, हम लोगों जब इको गार्डन लेकर गए तो बस में ही कहा गया कि जीवन खराब हो जाएगा, बहुत मुकदमा लिखेंगे, ये वो सब कहा गया। और प्रशासनिक दबाव की बात की जाए तो 2-3 दिन में हम लोगों से बहुत गंदा व्यवहार किया गया। लेकिन जो हमारे साथ लोग थे, जिस प्रकार से हौसला था लोगों का, इरादा था जिस प्रकार से, ये था कि प्रशासन झुकेगा कि ये लोग झुकेंगे, ये ऐसी स्थिति आ गई थी। लास्ट में तो एसीपी ने कहा कि मतलब बड़े गंदे तरीके से बात किया प्रोटेस्ट के 2 दिन पहले। और हाँ, लास्ट में तो एसीपी ने बड़े गंदे तरीके से हम लोगों से बात किया। लेकिन जब संख्या बढ़ी, उनको लगा कि जब ये बारिश में भी लोग नहीं हट रहे हैं, सावन का महीना और इको गार्डन का मैदान और ऊपर से महादेव का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा था बारिश के रूप में, वो कह रहे थे लड़ो इस प्रशासन से आप लोग, क्योंकि आप सही के साथ खड़े हो। क्योंकि भगवान को तो ये पता था ना कि प्रशासन गलत है कि ये लड़के गलत हैं। तो भगवान ने, महादेव ने आशीर्वाद देते हुए बारिश कंटिन्यू रखी और उनको पता लगा प्रशासन को कि जब ये लड़के आंधी तूफान बारिश में भी नहीं हटे हैं तो लास्ट में प्रशासन को कहीं ना कहीं कोऑपरेट के साथ हम लोगों की जो डिमांड थी, एक डेलीगेशन को मुख्यमंत्री आवास लेकर जाया गया और वहां की ओएसडी से हम लोगों की सार्थक मुलाकात हुई। 15 दिनों का उन्होंने हमसे समय मांगा है कि 15 दिनों के अंदर हम इस पे ड्राफ्ट वगैरह रेडी करेंगे और 15 दिनों के अंदर एक बार हम आपको बुलवाएंगे, आपको ड्राफ्ट दिखवाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपको मिलवाएंगे। तो अभी तक तो सार्थक बातें लग रही हैं। और इसको लेकर इको गार्डन के संघर्ष के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप पूरे क्षेत्र में सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, हमने तो 403 विधायकों को और 100 एमएलसी को पत्र लिखा है कि 11 से मानसून सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें सभी विधायक आवाज उठाएं और आप सभी लोग अपने अपने विधायकों के घर जाएं
और या उनको लेटर लिखें या फेसबुक ट्विटर पे मेंशन करें कि आवाज जरूर उठाएं। और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा सदन में इस बार कि कौन सा विधायक आवाज उठा रहा है कि और कौन सा नहीं उठा रहा है। उसी में क्लियर हो जाएगा कि कौन विधायक चाहता है कि सस्ती शिक्षा सबको मिले और कौन सा विधायक चाहता है कि सस्ती शिक्षा सबको न मिले। जो इस व्यापार में इंक्लूडेड होंगे वो आवाज नहीं उठाएंगे और जो गरीब बच्चों के साथ खड़े होंगे वो आवाज उठाएंगे। क्या बात है। जानना चाहेंगे कि क्या कभी पुलिस कार्यवाही का सामना करना पड़ा? इतने आंदोलन आपने किए, क्या पुलिस ने कभी आप पे कोई कार्यवाही किया? देखिए, पुलिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिस तो एक बार मुझे रात को आती है, उठा ले जाती है, पूरी रात थाने में बैठाए रहती है, पूरी की पूरी रात। कभी कहती है तुम गाड़ी यहाँ, तुम्हारी गाड़ी से ये लड़े हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। इटिया ठोक थाने पे मुझे बैठाए रहते हैं पूरी रात। पूरी रात बैठाए रहते हैं। जब सुबह वहां पे छात्र आना स्टार्ट होते हैं, जब 250-300 छात्र वहां पे एकत्रित हो जाते हैं सुबह 8 बजे, फिर 9 बजे मुझे छोड़ देते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं, बिना कोई साइन किए, बिना कुछ किए। मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे आप इतनी देर बैठाए थे पूरी रात, अपराध क्या था? कैसे? कुछ नहीं। कह रहे थे कि बस ऐसे ही जा सकते हैं। आप सोच ले कौन से लोकतांत्रिक देश में मेरा। पूरी रात एक बार मुझे प्रयागराज छात्र प्रोटेस्ट कर, मुझे प्रयागराज जाना होता है, मुझे घर पे ही रोक देते हैं, मुझे जाने ही नहीं देते, हाउस अरेस्ट कर देते हैं कि आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो कई बार पुलिस ने बैठाया है, हाउस अरेस्ट किया है, लेकिन इन सब चीज़ों से हम और मजबूती के साथ निकले हैं, डरे नहीं हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। क्या हुआ, क्या करोगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम जेल भेज दोगे। क्या करोगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकाउंटर कर दोगे, फर्जी मुकदमे लाद दोगे। जीवन एक बार मिला है, कल के इनकाउंटर में मरना है मर जाएं, लेकिन आवाज दबाना हम लोग नहीं बंद करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, जिस हिसाब से वार्ता हुई अधिकारियों से, कुछ ही दिनों में हो सकता है कि कुछ मुकदमों के रूप में हम लोगों को मिले भी, कुछ मुकदमे भी जल्दी होंगे। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं, कुछ मुकदमे भी हम लोगों पे जल्दी होंगे। मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक किया गया है, बैंक अकाउंट चेक किए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंड कहाँ से आ रहे हैं, और चेक करते हैं तो उसमें माइनस में अकाउंट मेरा निकलता है। ठीक है, पैसे की क्या काम मैं कह रहा हूँ। कुछ मेरे पास ऐसे भाई हैं, कुछ ऐसे भाई हैं, मैं नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लूंगा, नहीं ये फिर अधिकारी उनके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ मेरे पास ऐसे भाई हैं जो ये नहीं देख रहे हैं, वो समाज और छात्र हितों के लिए काम करते हैं। जैसे कि मेरी अगर 65 जिलों में इकाइयां हैं, मेरे जिला के पदाधिकारी हैं, अगर वो 100 रुपए दे देते हैं, बहुत हो गए। बिल्कुल सही। तो नंबर्स हैं। कुछ ऐसे भाई हैं जो ये नहीं, मैंने उनसे अगर कहा होगा कि भाई इतने लोगों का खाना चाहिए, तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं कि भाई इतने लोगों को चाहिए, क्या चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे भाई हैं, भाई गाड़ी में तेल डलवाना है, ठीक है, टंकी वो फुल करवा देते हैं। कुछ ऐसे भाई हैं, मैं तो अपनी गाड़ी से मुझे लगता है 10-10, 15-15 दिन स्वयं नहीं चलता हूं। कुछ ऐसे भाई हैं जो गाड़ी का भी प्रबंध, और जीवन में क्या चाहिए, कहीं पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए, वो भाई करा देते हैं। कहीं किसी कार्यक्रम के लिए बैनर चाहिए, वो भाई करा देते हैं। कहीं कुछ खाने के लिए चाहिए, वो भाई करा देते हैं। तो जीवन में जब कुछ ऐसे भाई हमको मिले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कुर्बान है इन लोगों पे, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बात है।